बहुत में झूठी पोस्ट डालकर श्रद्धालुओं को डराने वाला अभियुक्त गिरफ्तार। पुलिस ने बाराबंकी से की गिरफ्तारी। मां पूर्णागिरी मेले में जाम और फायरिंग की फर्जी वीडियो की थी वायरल। 18 मई को ब्रह्म मुहूर्त में खुलेंगे चतुर्थ केदारनाथ रुद्रनाथ मंदिर के कपाट। शीतकालीन गद्दी स्थल गोपीनाथ मंदिर में पूजा के बाद बाहर निकाली गई उत्सव डोली। प्रतिदिन मात्र 140 श्रद्धालु कर सकेंगे दर्शन। दुनिया के हर कोने से लोग चारधाम यात्रा में आने के लिए इच्छुक। 150 देशों से 31,581 लोगों ने कराया पंजीकरण। अब तक 7 लाख से ज्यादा श्रद्धालु कर चुके दर्शन। नमस्कार, हूनबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। बड़ी खबर करू करेंगे। 18 मई को खुलेंगे रुद्रनाथ मंदिर के कपाट खुलने को लेकर तैयारियां और प्रक्रिया भी हुई शुरू। विधि विधान के साथ शुभ मुहूर्त में खोले जाएंगे कपाट और गोपीनाथ मंदिर में पूजा के बाद निकाली गई है उत्सव डोली। प्रतिदिन मात्र 140 श्रद्धालु ही कर सकेंगे दर्शन। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर विधि विधान के साथ शुभ मुहूर्त में कपाट भी खोल दिए जाएंगे और गोपीनाथ मंदिर में पूजा के बाद निकाली गई उत्सव डोली। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं और ऐसे में प्रतिदिन 140 श्रद्धालु ही दर्शन भी कर सकेंगे। तो 18 मई को रुद्रनाथ मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे, जिसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। कपाट खोलने को लेकर तैयारी और प्रक्रिया लगातार जारी है और विधि विधान के साथ शुभ मुहूर्त में कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल भी दिए जाएंगे। आपको बता दें कि चारधाम यात्रा भी लगातार जारी है और बड़ी संख्या में देश विदेश से भी लोग दर्शन को पहुंच रहे हैं और इस दौरान रुद्रनाथ मंदिर के कपाट भी 18 मई को खोल दिए जाएंगे। और ये भी कहा जा रहा है कि प्रतिदिन 140 लोग ही श्रद्धालु ही दर्शन कर सकेंगे। और संवाददाता समृद्ध मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। समृद्ध, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? किस तरह की तैयारी देखने को मिल रही है रुद्रनाथ मंदिर के कपाट खोलने को लेकर? समृद्ध, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? मेरी आवाज आ रही है? जी समृद्ध, किस तरह की तैयारियां हैं रुद्रनाथ मंदिर के कपाट खोलने को लेकर? जी विशाल, जिस तरीके से हम जानते हैं कि देखिए प्रदेश में पंच केदार जो हैं वो बहुत प्रसिद्ध हैं। ऐसे में उनमें से एक चौथे नंबर पर जो है रुद्रनाथ मंदिर आता है और क्योंकि 18 मई से इसके कपाट खुलने वाले हैं, जिसको देखते हुए सरकार लगातार ये प्रयास कर रही है कि प्रतिदिन सिर्फ 140 श्रद्धालु ही वहां प्रवेश करें, जिसके लिए पंजीकरण अनिवार्य जो है वो राज्य सरकार की ओर से कर दिया गया है। और कहा गया कि देखिए kedarnath.wildlife.government.in के जरिए आप इस वेबसाइट पर जाकर अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। साथ ही इसमें गौर करने वाली चीज एक है कि देखिए क्योंकि शीतकालीन समय में जो है मूर्ति को नीचे डोली के जरिए गोपीनाथ मंदिर जो है चमोली गोपेश्वर में वहां रख दिया जाता है। वहां से 16 तारीख से डोली प्रस्थान करेगी और 17 तारीख को जो है रुद्रनाथ मंदिर पहुंचेगी और 18 मई की सुबह 6 बजे से दर्शन जो है श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। लेकिन ऐसे में क्या माना जाए समृद्धि, किस तरह की तैयारियां भी देखने को मिल रही है प्रशासन की ओर से भी, क्योंकि चारधाम यात्रा में भी बड़ा प्रेशर रहता है अधिकारियों पर और एक बार फिर जब रुद्रनाथ मंदिर के कपाट खुलेंगे तो ऐसे में व्यवस्थाओं को किस तरह संभाला जाएगा? देखिए इसलिए क्योंकि व्यवस्थाओं को संभालने के लिए क्योंकि चारधाम यात्रा भी प्रदेश में चल रही है, भारी संख्या में जो श्रद्धालु आ रहे हैं देश भर से प्रदेश भर से राज्य के अंदर, उसी के मद्देनजर देखिए प्रतिदिन 140 दिन की जो 140 यात्रियों की जो संख्या है उसको उसका एक मार्ग जो है वो लगाया गया राज्य सरकार की ओर से कि देखिए इससे ऊपर की यात्री हम अभी प्रदेश में नहीं ले रहे हैं। क्योंकि देखिए क्योंकि काफी ऊंचाई में माना जाता है रुद्रनाथ मंदिर, तकरीबन 11,000 की जो ऊंचाई है सीट उसकी मानी जाती है। ऐसे में क्योंकि जो यात्री आ रहे हैं उनको किसी न किसी रूप में कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े और जो यातायात है या कोई भी चढ़ाई या उतरते समय जो है लोग आसानी से अपनी पूरी इस यात्रा को संपूर्ण कर लें, यही सरकार का लगातार प्रयास है। समृद्ध, इसके लिए ये भी कहा जा रहा है कि 140 श्रद्धालु ही दर्शन कर सकेंगे। जी 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 विशाल, इसमें देखिए ये कहा जा रहा है कि 140 श्रद्धालु प्रतिदिन जो है दर्शन कर सकेंगे, जिसके लिए मैंने भी बताया कि सरकार ने पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है और पंजीकरण के लिए जो है वेबसाइट जो है kedarnath.wildlife.government.in के जरिए जो है सभी श्रद्धालु यहाँ पर आके अपना पंजीकरण करा सकते हैं। क्योंकि देखिए एक मानसिकता ये होती है आदमी की सोचता है कि चारधाम यात्रा प्रदेश में चल रही है तो एक से भले दो से भले 3 दर्शन हम जो है मंदिरों पर कर लें। उसी के मद्देनजर कहीं ना कहीं सरकार ने फैसला लिया कि देखिए सिर्फ
नियंत्रित लोग ही यात्रा के लिए यहाँ पर आएंगे। बिल्कुल समृद्ध, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। दुनिया के हर कोने से लोग उत्तराखंड आने के इच्छुक हैं। 150 से ज्यादा देशों से 31,581 लोगों ने पंजीकरण कराया है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं यूएसए, नेपाल, मलेशिया, यूके, कनाडा में सबसे ज्यादा पंजीकरण हुए हैं अभी तक। 14 मई तक चारधाम में 7.18 लाख से ज्यादा भक्त कर चुके हैं दर्शन। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। केदारनाथ धाम के लिए 11,576 पंजीकरण अभी तक हुए हैं। तो वहीं बद्रीनाथ धाम के लिए भी 9,320 पंजीकरण किए गए हैं। गंगोत्री धाम के लिए 5,542 पंजीकरण हुए हैं, जबकि यमुनोत्री के लिए 4,869 पंजीकरण किए गए हैं। हेमकुंड साहिब के लिए भी 274 पंजीकरण किए गए हैं। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर विदेशों से भी चारधाम यात्रा के लिए क्रेज देखने को मिल रहा है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु आना चाहते हैं और बड़ी संख्या में रजिस्ट्रेशन भी कराया गया है। तो चारधाम यात्रा के लिए उत्साह नजर आने लगा है श्रद्धालुओं में, और विदेशों में बैठे श्रद्धालु भी आना चाहते हैं, दर्शन करना चाहते हैं। और संवाददाता योगेश आर्य हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। योगेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? आखिर विदेशों में भी क्रेज बढ़ा है चारधाम यात्रा को लेकर इस बार? देखिए विशाल, बिल्कुल प्रदेश में चारधाम यात्रा गतिमान है और ऐसे में देखा जाए तो श्रद्धालुओं की लगातार संख्या बढ़ रही है। ऐसे में अगर देखा जाए तो करीब 7.18 लाख से अधिक श्रद्धालु इस वक्त जो है दर्शन कर चुके हैं। यानी कि देखा जाए तो काफी जो उत्साह है वो श्रद्धालुओं के बीच नजर आ रहा है और ये उत्साह प्रदेश देश बल्कि विदेशों में भी देखने को मिल रहा है। 150 से अधिक ऐसे देश हैं जिन्होंने जो है जहाँ से लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। अगर देखा जाए तो 31,581 के करीब जो है पंजीकरण हुआ है। अगर उसमें देखा जाए तो केदारनाथ के लिए सबसे अधिक पंजीकरण जो है वो विदेशों से जो है जो तीर्थ यात्री हैं उन्होंने कराया है। वो जो श्रद्धालु हैं वो आना चाहते हैं। इस पर देखा जाए तो यूएसए, नेपाल, मलेशिया, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा सबसे अधिक यात्राओं के लिए यात्री ने पंजीकरण कराया है। और अगर इसी साथ अगर चारधाम से बात करें तो हेमकुंड साहिब के लिए भी दुनिया में उत्साह देखा जा रहा है। तो वहाँ के लिए भी रजिस्ट्रेशन विदेशों से आ रहे हैं। तो देखिए, अगर केदारनाथ की बात करें तो 11,576 रजिस्ट्रेशन हुए हैं। वही बद्रीनाथ के लिए 9320 और गंगोत्री के लिए 5542, यमुनोत्री के लिए 4869 और इसके साथ ही हेमकुंड साहिब की बात करें 274। यानी कि अगर देखा जाए तो चारधाम के अलावा हेमकुंड साहिब के लिए भी लगातार लोगों के अंदर उत्साह देखने को मिल रहा है। विदेशों से जो यात्री हैं वो आना चाहते हैं और दर्शन करना चाहते हैं, जिसके लिए वो पंजीकरण कराते हुए नजर आ रहे हैं। वही अगर पंजीकरण की संख्या की बात करें तो लगातार उसमें भी इजाफा हो रहा है। 28 लाख से पार जो है पंजीकरण की संख्या जो है वो पहुंच चुकी है और लगातार लोग जो है ऑफलाइन और ऑनलाइन पंजीकरण करा रहे हैं यात्रा में आने के लिए। जी, लेकिन योगेश, अभी क्या कुछ अपडेट भी मिलता हुआ नजर आ रहा है? कितनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच भी चुके हैं दर्शन करने के लिए? और अभी व्यवस्थाओं की अगर बात की जाए, अभी तक किस तरह की व्यवस्थाएं भी देखने को मिली हैं? क्या यात्री खुश हैं? देखिए विशाल, 30 अप्रैल में जब यात्रा का आगाज हुआ था यमुनोत्री गंगोत्री धाम के खुलने के बाद से, उसके बाद 2 मई में जो है केदारनाथ और 4 मई में बद्रीनाथ धाम के खुले और लगातार उसके बाद जो है धीरे धीरे संख्या में इजाफा होने लगा, लोग लगातार पहुंच रहे थे। अगर 30 अप्रैल से 14 मई तक की अगर हम बात करें तो अब तक का जो आंकड़ा निकल के सामने आया है 7,18,000 जो से अधिक जो श्रद्धालु हैं वो दर्शन कर चुके हैं। उनके दर्शन के लिए वहाँ पर लगातार जो टीमें हैं वो तैनात हैं। इसके साथ साथ वहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा जो है देखिए, अगर ये व्यवस्थाओं की बात करें तो प्रशासनिक तौर पर तमाम व्यवस्थाओं को दुरुस्त तरह से किया गया है। तमाम व्यवस्थाएं प्रशासनिक अधिकारी संभाले हुए हैं और इसी के साथ अगर देखा जाए तो सुरक्षा के लिहाज से जो पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे उनकी संख्या में हाल फिलहाल में इजाफा किया गया था। उसके साथ ही जो कंट्रोल रूम है वहाँ से निगरानी की जा रही है ताकि क्राउड मैनेजमेंट को देखा जा सके। जी बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। रामनगर में कांग्रेस कार्यालय को लेकर सियासत अब गर्मा गई है। ऐसे में कुछ समय से विवादों में घिरे इस कार्यालय पर अब फिर से बवाल मचने लगा है। इस बार मामला सड़क तक आ पहुंचा है और पुलिस व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं कुछ दबंगों ने खुद को ताकतवर समझते हुए कांग्रेस के पूर्व विधायक रंजीत सिंह रावत के कार्यालय पर जबरन ताला तोड़कर कब्जा कर लिया और हंगामा इतना बढ़ा कि रंजीत सिंह रावत ने से ऑफिस की चाबियां तक छीन ली गई। वहीं एक तरफ कांग्रेस का बड़ा धड़ा रंजीत सिंह के साथ खड़ा दिखा तो दूसरी तरफ खुद कांग्रेस के ही कुछ नेता अपनी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए नजर आए, जिसको रंजीत रावत ने अपनी ही पार्टी के उन नेताओं को बीजेपी का सुपारी किलर कहते हुए कहा है कि आज जो लोग मुझसे कांग्रेस कार्यालय छीनने में लगे हैं
वहीं लोग पहले अंडरवर्ल्ड डॉन मिंटू चौधरी और पीपी गैंग के नाम पर कारोबारियों से वसूली किया करते थे और अब पहाड़ियों को नीचा दिखाने की साजिश में लगे हुए हैं। देखिए, कानून में किराएदार और मकान मालिक की सहमति पर कब्जा लिया जा सकता है या कानूनी प्रक्रिया से नोटिस देके लिया जाता है। ये दोनों प्रक्रियाएं इस उसमें नहीं अडॉप्ट की गई हैं और जिस तरह से अराजक तत्वों द्वारा आधी रात में उनको दाखिल करके बाहर से ताला लगा करके कब्जा करने की कोशिश की है और पुलिस ने कब्जा सौंपा है लेकर के, जो नहीं ले सकते, वो बिल्कुल गलत है। हम उसके कानूनी पहलुओं पे विचार कर रहे हैं और अन्य विकल्पों पे विचार करने के लिए आज हमने यहाँ पर कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई। हरिद्वार में निरंजनी अखाड़े के वरिष्ठ महामंडलेश्वर स्वामी सोमेश्वरानंद गिरी को सदर्शन साधु समाज की अखिल भारतीय धर्म रक्षा समिति का प्रधान संरक्षण बनाया गया है। देर शाम हरिद्वार के बैरागी कैंप में आयोजित हुई संतों की बैठक में निर्णय लिया गया। संतों के 124 संप्रदाय वाला सदर्शन साधु समाज सभी 13 अखाड़ों में है। समाज के साधु संत देश और विदेश में सनातन धर्म की पताका फहरा रहे हैं। प्रदेश में जल जीवन मिशन के तहत जल स्रोतों की गुणवत्ता को परखना और लोगों को साफ पानी मुहैया कराना मिशन के निदेशक विशाल मिश्रा ने बताया है कि लगातार प्रयास किया जा रहा है कि मानसून से पहले और बाद में वाटर टेस्टिंग की जाए ताकि लोगों को स्वच्छ पानी मिल सके। वहीं जल जीवन मिशन के तहत अधूरी योजनाओं को दिसंबर 2026 तक पूरा करने के निर्देश भी दिए गए हैं। आज जल जीवन मिशन के संदर्भ में एपेक्स जो शीर्ष हमारी कमेटी है माननीय मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में, उसमें जल जीवन मिशन का रिव्यू आज किया गया है और इसमें निर्देशित किया गया है कि दिसंबर 26 तक हम लोगों को अपनी जो भी अधूरी योजनाएं हैं उनको पूर्ण कर लेना है। सभी योजनाओं का जो ड्राइंग है उसको पीएम गतिशक्ति पोर्टल पर अपलोड करना है। मैं बताना चाहूँगा कि अभी 15,000 किलोमीटर का हमारा अपलोड हो गया है और हमें लगभग 70,000 के आसपास अभी टारगेट हमको मिला है करने का। तो पीएम गतिशक्ति के बारे में भी रिव्यू किया गया है और ये प्रयास है कि सभी जगह जो वाटर क्वालिटी है उसकी भी टेस्टिंग की जाए, प्री मानसून और पोस्ट मानसून। उसके बारे में भी निर्देश जारी किए गए हैं कि समय से वाटर क्वालिटी की टेस्टिंग कराई जाए और लोगों को बताया जाए कि पानी की गुणवत्ता कैसी है और यदि कहीं किसी भी पानी के स्रोत में या किसी वाटर क्वालिटी का कोई इशू आता है तो जल निगम जल संस्थान उसको एड्रेस करेंगे विद इन 24 आवर्स ताकि लोगों को साफ स्वच्छ पानी हम पहुंचा सकें। सुरक्षा और आगामी मानसून के दृष्टिगत जिलाधिकारी नवनीत पांडे ने जिला मुख्यालय स्थित खाद्यान्न गोदाम का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने भंडारण और आपूर्ति व्यवस्था की समीक्षा भी की है। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने जिला आपूर्ति अधिकारी को आपात स्थिति में किसी प्रकार की आपूर्ति में बाधा न आने को लेकर निर्देश भी जारी किए हैं। उन्होंने कहा है कि इसके लिए कम से कम 3 महीने का अग्रिम खाद्यान्न भंडारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने यह भी बताया कि खाद्यान्न की सतत आपूर्ति बनाए रखने के लिए सप्लाई और ट्रांसपोर्ट के टेंडर भी पूर्ण कर लिए गए हैं। डीएम ने जानकारी दी है कि वर्तमान में जिले में 4 प्रमुख खाद्यान्न गोदाम संचालित है, जिसमें 3 महीने का स्टॉक नियमित रूप से रखा जाता है। इसके अलावा दुरुस्त और संवेदनशील क्षेत्रों में स्थिति गोदामों की अतिरिक्त भंडारण क्षमता विकसित करने की योजना भी बनाई जा रही है। खाद्यान्न की जिले में क्या स्थिति है इस संबंध में निरीक्षण किया जा रहा है और उसमें इनको निर्देश दिए गए हैं कि हम कम से कम 3 महीने का जो है एडवांस डंपिंग यहाँ पे कर लें। जो भी हमारे टेंडर्स थे सप्लाई के, ट्रांसपोर्ट के, वो पूर्ण कर ले गए हैं। तो अब उनको कहा गया है कि वो अपनी डिमांड रेज करें और सप्लाई अपलोड करें। इस समय जनपद में हमारे 4 ऐसे बड़े गोदाम हैं जहाँ पे हमारे पास 3 महीने की एडवांस डंपिंग रहती है। कुछ हमारे रिमोट गोदाम्स हैं जहाँ पे हमें कुछ एक्स्ट्रा कैपेसिटी क्रिएट करनी पड़ेगी ताकि आगामी मानसून जो हमारी अवधि है उसमें भी हम लोग एडवांस डंपिंग कर सकें। इस संबंध में पूर्ति विभाग को निर्देश दे दिए गए हैं कि वो ऐसे स्थानों को चिन्हित कर लें जो हमारे खाद्यान्न डंपिंग के काम में आ सकते हैं। उन्हीं का अधिग्रहण करके उसमें जो भी आवश्यक मरम्मत होगी उसके कार्य संपादित किए जाएंगे। भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच एक बड़ी सेंधमारी की साजिश को सुरक्षा एजेंसियों ने समय रहते बेनकाब कर दिया है।
पंजाब के भटिंडा आर्मी कैंट से एक पाकिस्तानी जासूस की गिरफ्तारी हुई है। चौंकाने वाली बात तो यह है कि भटिंडा आर्मी कैंट से गिरफ्तार हुआ जासूस रकीब लक्सर कोतवाली क्षेत्र के डोसनी गांव का रहने वाला है। बताया जा रहा है कि रकीब पिछले 5 सालों से भटिंडा में सेना के कैंट एरिया में दर्जी का काम कर रहा था। इसी दौरान वो पाकिस्तान के खुफिया एजेंसियों से भी जुड़ गया और आर्मी की संवेदनशील जानकारी बाहर भेजने लगा। इस संबंध में हरिद्वार एसएसपी परमेंद्र डोभाल ने बताया है कि रकीब के परिवार के अन्य सदस्य भी विभिन्न शहरों में सिलाई का कार्य करते हैं। पुलिस ने लक्सर स्थित घर पर दबिश दी और रकीब के रिश्तेदारों से पूछताछ भी की है। भटिंडा सैन्य छावनी में राकिब पुत्र इकबाल, जो पिछले 3 वर्ष से भटिंडा में रह रहा था, मूलतः वह लक्सर के डोसनी क्षेत्र का रहने वाला है। इसके वेरोबॉट्स के बारे में चेक किया गया, अन्य जानकारी की गई तो ये बात संज्ञान में आई है कि इसके जो अन्य 4 भाई हैं वो भी अलग अलग जगह पे टेलरिंग का काम करते हैं और इसके जो रिश्तेदार हैं उनके बारे में भी जानकारियां इकट्ठा की जा रही हैं और अगर कोई सूचना या इस तरीके की कोई भी साझा करने की बात आएगी तो हरिद्वार पुलिस इसमें अभी कार्य कर रही है और जो भी एजेंसी इसमें लगी हैं या इस पर जो भी आगे जो कार्रवाई करेंगी या शक पूछताछ की जाएंगी उसमें हरिद्वार पुलिस पूरी तरीके से सहयोग करेगी। चंपावत में सोशल मीडिया में झूठा वीडियो वायरल कर पूर्णागिरि मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को डराने वाले अभियुक्त को पुलिस ने बाराबंकी से गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि 12 मई को टनकपुर क्षेत्र में सोशल मीडिया में एक भ्रामक और झूठा वीडियो वायरल किया गया था, जिसमें मां पूर्णागिरि मेले में श्रद्धालुओं को जाम में फंसा हुआ और फायरिंग के साथ ही खतरे के सायरन की आवाज़ सुनकर लोगों को भागते हुए दिखाया गया था, जबकि वास्तविकता में मां पूर्णागिरि मेला क्षेत्र टनकपुर में इस प्रकार की कोई घटना घटित नहीं हुई। आरोपी ने पुराने जाम के वीडियो को एडिट कर भ्रामक सूचना फैलाकर श्रद्धालुओं में डर का माहौल पैदा किया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी चंपावत के निर्देश पर टनकपुर पुलिस ने जांच पड़ताल कर आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया। दिनांक 12 मई 2025 को पुलिस के संज्ञान में एक मामला है जिसमें टनकपुर में मां पूर्णागिरि धाम का जो पुराना एक ट्रैफिक जाम का वीडियो था जिसको मॉर्फ किया गया था और एक भ्रामकता फैलाने के उद्देश्य से उसको इंस्टाग्राम पे अपलोड किया गया था। मामला संज्ञान में आने के बाद सुओ मोटो कंप्लेंट के आधार पर पुलिस ने इसमें मुकदमा दर्ज किया और संबंधित व्यक्ति को आइडेंटिफाई कर उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की। इसमें सभी लोगों से हमारी यही अपील रहेगी कि इस तरीके के जो वीडियोस हैं उनको भ्रामकता फैलाने के उद्देश्य से, फेक न्यूज़ या मिस इन्फॉर्मेशन के उद्देश्य से लोगों में पैनिक या घबराहट फैलाने के उद्देश्य से ना प्रसारित किया जाए। अगर इस तरीके से दोबारा संज्ञान में कोई मामला आता है तो उनके ऊपर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर देश भर में भारतीय जनता पार्टी की ओर से तिरंगा शौर्य यात्राएं निकाली गई। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भी तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें प्रदेश के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए। इस यात्रा को अब राजधानी के बाद 4 चरणों में विधानसभा, ब्लॉक, तहसील और गांव स्तर पर भी आयोजित किया जाएगा, जहां बीजेपी एक और इस यात्रा के जरिए राष्ट्र प्रेम और एकता की भावना को बढ़ावा देने की बात कह रही है, वहीं कांग्रेस ने इस यात्रा को राजनीतिक यात्रा करार दिया है। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के जश्न में बीजेपी ने राजधानी देहरादून में तिरंगा शौर्य यात्रा निकाली। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष समेत पार्टी के नेता कार्यकर्ता बड़ी संख्या में इस रैली में शामिल हुए। ये यात्रा देहरादून में चीड़ बाग से परेड ग्राउंड तक निकाली गई। इस मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा में हजारों की संख्या में देशभक्त उमड़े हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता ने हर देशवासी का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। जिस प्रकार से युद्ध विराम का अनुरोध किया, भारतीय सेना ने हर उस मुंहतोड़ जवाब उस कार्रवाई का दिया, जिसमें पाकिस्तान की सेना ने मिसाइल भेजे, ड्रोन भेजे, अनेक फाइटर
विमान भेजे, उन सभी को हमारे एयर डिफेंस ने नेस्तनाबूद कर दिया, उनको जो है फेल कर दिया, वहीं हवा में ही उनको पूरी तरह से असरहीन कर दिया। हम भारत की सेना का अभिनंदन करते हैं और पूरे देहरादून में, पूरे उत्तराखंड में, उत्तराखंड देवभूमि है, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो जवाबी कार्रवाई की गई है, एक मजबूत इच्छा शक्ति और निर्णायक लड़ाई लड़ी गई है, जिससे हर भारतवासी का सर गर्व से ऊंचा हुआ है। जो भारत को चुनौती देगा उसको मुंहतोड़ जवाब देगी। ये भारत के लोगों ने भी आज सेना के साथ खड़े होकर, देश के साथ खड़े होकर एकता और अखंडता का परिचय दिया है। देश की सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत दुश्मन को ये साफ संदेश दिया कि भारत की ओर कोई भी आंख उठाकर देखेगा तो सेना उसको मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेगी। भारतीय जनता पार्टी सेना के शौर्य और केंद्र नेतृत्व की कुशल रणनीति की जमकर तारीफ कर रही है और देश भर में सेना के सम्मान में तिरंगा शौर्य यात्रा निकाल रही है। इससे पहले भले ही कांग्रेस ने भी सेना के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली हो, लेकिन अब कांग्रेस बीजेपी की तिरंगा यात्रा को पूरी तरह से राजनीतिक यात्रा बता रही है। अब तिरंगा यात्रा शुरू हो गई। अब बिहार का चुनाव है। तिरंगा यात्रा का अगर थोड़ा सा भी आपके दिल में सम्मान है तिरंगे के प्रति और भारत की सेना के बहादुर हमारे सैनिकों के प्रति, तो सबसे पहले तो प्रधानमंत्री को चाहिए कि कान पकड़ के विजय शाह जो मध्य प्रदेश का मिनिस्टर है उसको बाहर करें, उनके खिलाफ मुकदमा कायम करें, देशद्रोह का, और जेल में भेजे। जेपी नड्डा को चाहिए था कि कल ही उनको पार्टी से बर्खास्त कर देते। ये सब ढोकौसला है, सब ढोंग है, प्रपंच है। इधर तिरंगा सम्मान यात्रा के बाद अब उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश भर में सिंदूर सम्मान यात्रा भी आयोजित करने जा रही है, जिसके लिए प्रदेश भर की महिलाओं से आह्वान किया जाएगा कि सैनिकों के सम्मान में वो एकजुट होकर इस यात्रा में सहभागिता निभाए। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान पर कड़ा प्रहार किया था और उसमें कहीं न कहीं भारतीय जवानों का सबसे बड़ा योगदान था। उन्हीं के सम्मान के लिए अब भाजपा सिंदूर सम्मान यात्रा भी करेगी, जिसमें भाजपा संगठन अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। सिंदूर यात्रा हमारी महिला मूर्ति द्वारा प्रत्येक मंडल स्तर पर निकाली जाएगी। पहले विधानसभा शुरू करेंगे और सिंदूर यात्रा के कार्यक्रम को भव्य स्वरूप देने के लिए मातृशक्ति का एक आह्वान होगा और सैनिकों के सम्मान में यात्रा रहेगी। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच उत्तराखंड सहित देश भर में कांग्रेस ने भी तिरंगा यात्रा निकाली थी, लेकिन अब बीजेपी तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा के साथ ब्लॉक स्तर तक सिंदूर यात्रा की भी तैयारी कर रही है। जाहिर है इसे लेकर राजनीति तो होनी ही थी। केवल चुनाव के लिए तिरंगा यात्रा हो रही है। तिरंगा यात्रा में हमें कोई आपत्ति नहीं है, तिरंगा यात्रा आप निकालिए, लेकिन तिरंगा यात्रा कम से कम जिन सैनिकों का हम सम्मान करने की बात कर रहे हैं, और आपकी पार्टी के एक मिनिस्टर, कोई साधारण सदस्य भी नहीं, 8 बार का विधायक और कैबिनेट का एक स्टेट का मिनिस्टर, वो ये कह रहा है कि सोफिया कुरैशी जो कर्नल हैं वो आतंकवादियों की बहन है, पाकिस्तानियों की बहन है। इससे ज़्यादा शर्मनाक बात कोई हो सकती है? तो हम किस पे विश्वास करें? केवल चुनाव के लिए, केवल वोट के लिए प्रपंच हो रहा है, वरना इनका न तिरंगा के प्रति 52 साल तक तो इन्होंने तिरंगा फहराया नहीं अपने नागपुर के हेडक्वार्टर में, तो कहाँ तिरंगे का सम्मान करते हैं? देश की सेना पर पूरा देश गर्व कर रहा है। यही वजह है कि देश का हर व्यक्ति सेना के शौर्य को गर्व से सम्मान कर रहा है, लेकिन राजनीतिक पार्टियां यात्रा के जरिए सेना के शौर्य और सम्मान की बात कर रहे हैं। यही वजह है कि यात्राओं पर राजनीति भी जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।